जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान बनाया गया है। बिल मिलने में भी तमाम शर्तें लगाई गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी विधानसभा में लव जिहाद को लेकर जो बिल था वो पास हो गया है। बिल मिलने में भी तमाम शर्तें लगाई गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में जिस तरह से ये बिल पास हो गई है उसको लेकर के आपको बता दें कि तमाम तरह के प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का पूरी तरह से ये प्रावधान किया गया है। बिल मिलने में भी कई बड़ी शर्तें लगाई गई हैं। तो यूपी विधानसभा में लव जिहाद का जो ये पूरा मामला था उस पर ये बिल पास हो गया है। बिल मिलने में भी तमाम तरीके की शर्तें इस पर रखी गई है। लगातार इस मसले पर पक्ष और विपक्ष हमलावर नजर आ रहा था और आज इसी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बिल को रखा गया। दोनों पक्षों की ओर से इस बिल पर मुहर लगा दिया गया है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद का जो बिल था वो पास हो गया है। इसमें बिल मिलने में भी तमाम तरीके की शर्तें रखी गई हैं ताकि किसी तरह से कोई भी कानून का अगर अवहेलना करता है तो बिल मिलने में भी तमाम तरीके की शर्तें हैं। उस शर्त के अनुसार बिल मिलेगा। तो ये कानून पास हो गया है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है और जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का पूरी तरीके से ये प्रावधान रखा गया है। तमाम तरीके की शर्तें हैं। बिल मिलने पर आसानी से बिल अब नहीं मिल पाएगा। तो यूपी विधानसभा में ये मसला पुरजोर तरीके से उठा और इस पर बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद आपको बता दें कि तमाम तरीके की शर्तें हैं। कई बड़ी शर्तें रखी गई हैं। जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई बड़े फैसले लेते नजर आते हैं और आज इसी कड़ी में विधानसभा में आपको बता दें कि इस बिल को रखा गया और ये बिल आज पास हो गया है। तो यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का ये प्रावधान रखा गया है। बिल मिलने पर भी तमाम तरीके की शर्तें हैं। आसानी से बिल नहीं मिल पाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, आज विधानसभा में बहुत बड़ी चीजें देखने को मिली है। जिस तरह से पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम तरीके के मसले पर रखा जा रहा था, जो जबरन धर्मांतरण था उसको लेकर आज बिल पास हो गया है। तमाम तरीके की शर्तें रखी गई हैं। अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, आज काफी हंगामेदार दिन था और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधेयक आज पेश हुआ है लव जिहाद को लेकर, उसे लेकर हंगामा काफी सदन में हुआ और इस बिल की कुछ खास बातें हैं जो हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि इसमें करीब 6 ऐसे पॉइंट हैं जो सबसे ज्यादा अलग बनाते हैं इस कानून को। पहला तो है कि इसमें 20 साल की सजा होगी या फिर उम्र कैद तक। ये कानून इसमें प्रावधान है कि उम्र कैद भी हो सकती है वरना 20 साल की सजा है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो मामले हैं धर्मांतरण के उसमें एफआईआर करा सकता है। पहले इसमें प्रावधान था कि घर का ही कोई परिवार यानी कि भाई बहन माता पिता इसमें पहले एफआईआर दर्ज करा सकते थे किसी लड़की पे अगर इस तरह का अगर उसमें षड्यंत्र पाई जाती थी तो। लेकिन अब उसके माता पिता भाई बहन भी एफआईआर दर्ज करा पाएंगे, उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज किए। इसके अलावा कोई और रिश्तेदार भी चाहेगा तो भी वो तहरीर देकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। इस मामले में लव जिहाद के मामलों में सुनवाई है तो सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगी, यानी कि जो लोअर कोर्ट है वहां पर इस तरह की सुनवाई ही नहीं होगी। अब आपको सेशन कोर्ट से ऊपर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट तक उसमें ही अपील कर पाएंगे अपील एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अब सरकारी जो वकील है उसकी बिना जानकारी या उसको बिना मौका दिए कोई भी कोर्ट उसको बेल नहीं दे सकती जो भी आरोपी है। यानी कि सरकारी वकील की जानकारी होगी और सरकारी वकील को पूरा मौका दिया जाएगा उस महिला या लड़की के लिए बात रखने के लिए भी उसकी तरफ से पैरवी करने का। और इसमें जो पहले जो कुछ ऐसे मुकदमे थे जो कुछ धाराएं थी जो गैर जमानती थी, लेकिन अब पहले गैर जमानती थी लेकिन अब सभी धाराएं गैर जमानती हो गई, यानी किसी भी मामले में राहत मिलने वाली नहीं है कोर्ट के बिना। और कोर्ट में भी इसको पूरी तरह से मजबूती दी गई है कि सरकारी वकील इससे पैरवी करेगा। कोई महिला या लड़की अगर पीड़ित है धर्मांतरण कानून से तो उसको पूरी तरह से मदद दी जाएगी सरकारी वकील की तरफ से। और 20 साल या उम्र कैद तक की सजा बढ़ा दी गई है।
अब इस सख्ती के बाद माना जा रहा है कि धर्मांतरण के जो मामले आते थे उसमें बहुत तेजी से गिरावट आएगी। लेकिन आंकड़ा जो रहा है पिछली बार का वो बहुत बड़ा है, जिसमें कहा जा रहा है कि लव जिहाद के जो मुकदमे हैं वो उत्तर प्रदेश में कई दर्ज किए गए हैं, ज्यादा बड़ी संख्या में दर्ज किए गए हैं। लेकिन आज इस बिल के पास होने के बाद विपक्ष भी इस पर काफी हंगामेदार उसने वहां पर रुख अपनाया, सदन में हंगामा भी हुआ, कई लोगों ने विरोध भी किए। लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रभावी तौर पर इसको लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के जो मामले हैं तो जरूर गिरावट आएगी। तो आखिर जिस तरह से विपक्ष की ओर से लगातार इस पर तीखा प्रहार हो रहा था, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं सब चीजों के लिए वो जाने जाते हैं, इतने बड़े फैसले लेने के लिए वो जाने जाते हैं। जिस तरह से आज हंगामा विधानसभा में हुआ है, जिस तरह से जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर नजर आया है, विपक्ष की ओर से आखिरकार क्या कुछ कहा जा रहा था? देखिए, जो पहले भी देखा गया है कि जब किसी तरह के कानून बनाए जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो ये सरकार मुस्लिम आधारित जो मामले हैं उसको हाइप देकर और राजनीति करती है। भाजपा में यही आरोप लगते आए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जब वो सदन में रहे तो वो ये हमेशा ध्रुवीकरण के आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी पर, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। हाल फिलहाल के ऐसे मामले हुए जिसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। अभी हाल में ही एक मामला आया था जो कानून जिसपे कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी थी, उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि पूरी तरह से जो ठेलों पर नाम लिखने का मसला सामने आया था कि ठेलों पर और दुकानों पर नाम और जात लिखनी पड़ेगी। मुजफ्फरनगर से मामला शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिलहाल इस मामले में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं राजनीति जो है ना वो इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में इसी के घूमती है। लेकिन इस तरह के कानूनों से जरूर थोड़ा सा अपराध में तो कमी आएगी, क्योंकि कई मामले ऐसे होते थे कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो लड़के लड़की होते थे वो मामला काफी बढ़ जाता था। मुजफ्फरनगर जो दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह यही थी कि लड़का दूसरे समुदाय से था, लड़की दूसरे समुदाय से थी। बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो दंगा मुजफ्फरनगर का आज भी लोगों की जहन में जब आता है तो लोग सदमे में आ जाते हैं। तो यानी कि इस तरह के मामलों पर अगर रोक लगती है तो कहीं ना कहीं जो धर्म आधारित जो झगड़े होते हैं, जो फसाद होते हैं, जो शहरों में जो पहचान बन जाते हैं, उसकी वजह बन जाते हैं, तो उस पर जरूर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। तो आखिर जिस तरह से विपक्ष चाहे जितना भी हमलावर हो, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ा फैसला लिया ही जाता है, योगी सरकार इसी के लिए जानी ही जाती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये बिल पास हो गया है और लगातार जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही थी, राजनीति भी यहाँ पर सीधे तौर पर अब इस पर विराम लग जाएगा। वक्त छोटे सा ब्रेक कराए, फौरन यहाँ से देखते हैं जनता टीवी। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट अंतरिम, आपको बता दें कि अंतरिम बजट पेश किया है। बजट का 1.6% अनुपूरक बजट पेश किया है। ऊर्जा विभाग के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि परिवहन विभाग के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। यूपी रोजगार मिशन के तहत बजट मिला है। रोजगार के लिए 49.8 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बीजेपी सरकार आजकल आपको बता दें कि जिस तरह से रोजगार का मुद्दा लोकसभा चुनाव में उठा था, उसको लेकर रोजगार के लिए एक यहाँ पर बिल पेश करते हुए आपको बता दें कि बजट पेश करते हुए तमाम बड़े चीजों का इसमें जिक्र किया गया है। मूल बजट का 1.6% अनुपूरक बजट है। ऊर्जा विभाग के लिए 200 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 75 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। यूपी रोजगार मिशन के तहत ये बजट पेश किया गया है। रोजगार के लिए 49.8 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक अनुदान मांगों को विवरण प्रस्तुत करता हूं। आज मान्यवर, ये जी आप बोलें, इस बारे में ब्रीफ प्लीज बताइए। मान्यवर धन्यवाद मान्यवर जी। मान्यवर, आज जो अनुपूरक बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मान्यवर, उसमें 12,909 करोड़ 93 लाख रुपया है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 4,227.94 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपए है मान्यवर। प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के जो मूल बजट है उसका 1.66% है। इसमें जो खास तौर से 7,500.18 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए, अनुपूरक बजट में 2,000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है बसें खरीदने के लिए। नगर विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना के अंतर्गत सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन द्वारा प्रदान किए जा रहे अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों के में लैब की स्थापना के लिए तथा 28.40 करोड़ रुपए 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है माननीय। संस्कृत विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ रुपए तथा इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है माननीय। प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन हेतु 49.80। तो सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। Figures are almost there because it has to be certified and audited. We give the nomenclature pre-actuals, but they're actually close to the real REs. Within the total expenditure, sir, one feature which has marked India's growth story post the COVID, it is the capital expenditure which the public money with which we are building assets, meaning government's own expenditure to build assets, to build capital expenses are the ones, capital expenditure is the one which has actually enabled us to come out of COVID, whilst many other countries in the world are doing very many different things. But yet this one tested formula of depending on the multiplier which comes out of spending on public expenditure, spending on capital expenditure through public money, has actually yielded us such results that post-COVID consistently we've maintained high growth rate and we are the fastest growing in the world as a result of this very clear government's approach. And in that total expenditure of 48.21 lakh, 11.11 lakh go for capital expenditure. Sir, budgeted capital expenditure is now almost 3.3 times the capital expenditure which was there in 2019-20, that is prior to COVID, sir. If you actually calculate the effective capital expenditure, that is the sum which is referred to when the budgeted capital outlay and the grants and aid
for creation of capital assets which is given to the states, grants and aid go to the state's capital account, but it remains in the revenue account for us. But because it also creates capital in the state's name, if we were to calculate the effective capital expenditure, it is pegged at 15.02 lakh or above 18% over the RE of 23-24. So that is the impetus we are giving for growth to be sustainable and for us to retain the growth rate that we have been very clearly attributing for the hard work of the people of this country. I'm not getting into the details of the revenue expenditure because that is already in the budget documents. But more importantly, I get into talking about the allocations because I think a lot of members have said probably the allocations in the social sector has come down. I want to, by giving the data, I want to showcase to the ministers, to the honorable members, that the expenditure on the contrary has gone up in each one of them, and I'll show by how many. So agriculture and allied sector in 2013 and 14 had just 30 lakh crores, meaning 0.30 lakh crores, whereas now it is 1.52 lakh crores. It is even 8,000 crores more than the last year, which is 23-24. So even over last year, we have made an increase and not brought a reduction in them. So education and employment and skilling is the next one, sir, in which 0.85 lakh crore is what was allotted for education, employment and skilling in 2013-14, whereas today it is 1.48 lakh crores, which is 23% more allocation even over the last year, 28,000 crores more than last year, which is 23% more allocation compared to even last year. In 10 years, 0.85 lakh crore to 1.48 lakh crores. Women and girls, 0.96 lakh crore in 13-14, it is 3.27 lakh crores. 41% more allocation or 96,000 crores more than the last year. Rural development, including infrastructure, 0.87 lakh crore, and this year, that is 2013 and 14, whereas this year it is 2.66 lakh crores, which is 11.7% more allocation over the last year, 28,000 crores more than the last year. Urban development was only 0.12 lakh crores in 2013-14, whereas it is close to a lakh crore now, 7,000 crores more than last year. Health and social welfare, sir, 0.72 lakh crores in 2013-14, it is now 1.46 lakh crores, 3,000 crores more than the last year itself. So nowhere has the budget given. बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली सोनम किन्नर ने भी लगातार, आपको बता दें कि यहां पर कई बड़ी बातें कही हैं। किन्नर समाज से आने वाली सोनम चिश्ती जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा सौंपा था। आपने इस्तीफा दे दिया था, आज आप विधानसभा पहुंची। जी, मैं तो जनहित याचिका के काम लेके, मेरे क्षेत्र के कई लोग आगे हैं, वरिष्ठ हमारे अधिवक्ता हैं और हमारे जो चुनाव लड़वाए थे मुझे, वो लोग आए हैं अपनी मांगों को, कुछ उनकी समस्या है तो मंत्री जी से मिलने के लिए तो मैं आज आई हूँ। और राजनीतिक में तो उठा पटक चलती रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी और वो तो बहुत अच्छे हैं, दिल के एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं उनका। पर जो कुछ लोग जो लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, काम नहीं सुन रहे, उनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी और अपना त्याग पत्र दी थी। तो मेरा त्याग पत्र अभी तक स्वीकार नहीं किया गया, इसका मतलब हम अस्वीकार हो गए हैं और पद पे हूं मैं अभी। तो किस तरह की मांगों को लेकर आए? क्योंकि आपने तो कहा था जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं, बेलगाम हैं, उनको लेकर आते पद, क्या वो सुनने लगे आपकी बात? देखिए, मेरी बात तो ऐसे भी सब सुनते हैं,
मेरी बात ने जैसे कोई हमारे किसान की समस्या है, कोई हमारे डॉक्टर, जैसे किसी का किडनी का ऑपरेशन है, किसी का बल्ब लगना है, किसी का नॉर्मल जो भी काम जो सामाजिक काम होता है उसमें जो लेट करते थे, लतीफ करते थे, उस विषय को लेकर हमारी जो है नाराजगी थी। और अभी दिल्ली भी हम जाएंगे, 2-3 दिन में दिल्ली से बुलावा आया है। अब टाइम अभी मिला नहीं है, जैसे टाइम मिल जाए तो मैं जाऊंगी। दिल्ली के चक्कर केशव प्रसाद मौर्य जी भी बहुत काट रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो दिल्ली से लखनऊ को चक्कर काटते रह जाते हैं। योगी जी ने उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया। अब मैं माननीय शिवपाल चाचा जी एक बुद्धिमान नेता हैं और माननीय केशव प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की, उनके टिप्पणी का वही जवाब देंगे। मैं इसका जवाब नहीं दे सकती हूँ। सब सीनियर लीडर हैं, मैं तो एक छोटी सी चींटी जैसी व्यक्ति हूँ और अभी इस योग नहीं हूँ जो मैं किसी का जवाब दे सकती हूँ। चाचा का जवाब माननीय ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री जी ही देंगे, चाहे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ही दे सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लायक नहीं हूँ। अभी आप अपने पद पर हैं, अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं? जी, मैं आज गई थी ऑफिस, काम धाम देखी हूँ, सब देखी हूँ और बस यही है। 2027 की चुनाव की तैयारी आप लोग की कृपा से करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। देखिए, सोनम किन्नर है, ये पहली आवाज थी जो इन्होंने अपने सत्ता के खिलाफ उठाई थी और राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। इनका कहना है कि अभी फिलहाल इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने सीएम योगी की तारीफ करना जरूर शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।